हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के इस सीरीज में हम करेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट कर दिया, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है हम करने जा रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कर चुके हैं। आईआर हमने किया है, पॉलिटी, इकॉनमी, आर्ट एंड कल्चर जैसी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला है, आगे हम एनवायरमेंट साइंस एनवायरमेंट के साथ साथ इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मेरी वीडियो का जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 611 की। अभी तक हम 610 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये एक वाइटल सबसेट है मशीन लर्निंग का, जिससे कंप्यूटर साइंटिस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व कर पाते हैं। ये कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मिमिक करता है नर्व सेल्स को। जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ये बेसिकली बिलोंग करता है बिग डेटा एनालिसिस से, डीप ये बिलोंग करता है न्यूरल नेटवर्क से। एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं एकदम ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें कहा एक इन्फॉर्मेशन बैंक बनाया जा चुका है जो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है मार्केट से, प्रिडिक्टेबल ग्रोथ से, हर चीज़ से रिलेटेड है। तो बहुत सारा डेटा फीड करता है न्यूरल नेटवर्क्स में, और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग के थ्रू सीखता है और डेटा को प्रोसेस करता है। इसे डीप लर्निंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। इस एप्लीकेशन को इमेज रीप्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फोरकास्टिंग, क्रेडिट रेटिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी यूज़ किया जा रहा है। यानी कह सकते हैं बिग डेटा एनालिसिस का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, और ये बहुत सारा डेटा एनालाइज करता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन एनालाइज करता है, फिर अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स जो है वो देता है। नेक्स्ट चलते हैं 612 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये मैग्नेटिक स्टॉर्म है जिसमें डिस्टर्बेंस अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में फील की जाती है। ये सोलर विंड शॉक से होता है या फिर क्लाउड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से होता है, जब वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है। देखिए क्या हुआ अभी, एलन मस्क की जो स्टारलिंक है उसने डजन ऑफ सैटेलाइट्स अपनी लॉस्ट कर दी, क्योंकि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था। जिस दिन वो लॉन्च हुई थी उसके अगले दिन ही। अब ये जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म है, क्या है, एक डिस्टर्बेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में। अभी किस तरह से करता है, एक सोलर विंड शॉक होता है, क्लाउड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करते हैं। इसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म 1859 का जो हुआ था उसको कैरिंगटन स्टॉर्म भी कहा जाता है। वो अब तक का सबसे बड़ा जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म था। अब देखिए इससे क्या होता है, इससे डिस्टर्बेंस होती है। ये बेसिकली डिस्टर्बेंस होती है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर में, और अल्टीमेटली इससे जो रेडिएशंस होती हैं, फिर इससे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, उससे आसपास आने वाली चीज़ें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पे रेटिंग की बात करें, तो जैसे कि आपने देखा, आप अर्थक्वेक को रेट करते हैं, ऐसे ये भी 1 से 5 के स्केल पे रेट किया जाता है। 1 जो है वीकेस्ट है, 5 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो याद रखिएगा, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म न्यूज़ में था। यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। अब ग्रेफिन न्यूज़ में रहता है हमेशा, है ना। तो ग्रेफिन के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये एक एलोट्रोप है कार्बन का। इसे वंडर मटेरियल के नाम से जाना जाता है। ये थिनेस्ट और मोस्ट इलेक्ट्रिकली और साथ साथ थर्मली कंडक्टिव मटेरियल है वर्ल्ड में। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे ऑल आर करेक्ट है। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया, वो कंट्री का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर जो है अनाउंस किया था। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और टाटा स्टील ने मिलकर खोला है। ये क्या करेगा, एक क्रॉस फंक्शनल प्लान बनाएगा जो सेफ और सेफ हेवन बनाएगा न्यू आइडियाज़ के लिए, कि किस तरह से ग्रेफीन को हम बेटर यूज़ कर सकते हैं। देखिए ग्रेफीन के बारे में हम जानते हैं, 1 एटॉमिक थिक लेयर है कार्बन की, जो अरेंज होता है हेक्सागोनिकल लैटिस में। ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट आपको पता ही, आपने पेंसिल यूज़ की होगी, तो जो पेंसिल की टिप होती है वो ग्रेफाइट होती है। ग्रेफीन की रिमार्केबल यहाँ पे हम कहेंगे सब्सटेंस होता है, उसमें मल्टीट्यूड होता है, एस्टॉनिशिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसे वंडर मटेरियल के नाम से जाना जाता है। इनफैक्ट आपको जान के हैरानी होगी, ग्रेफीन जो है थिनेस्ट मटेरियल है, जो कि जिसे मतलब हमारी नॉलेज में, और 1 एटम थिक है बस। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इतना थिन होने के बाद भी ये लगभग 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है स्टील से। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें। अब सबसे बड़ा ग्रेफीन जो है एक्सीलेंट कंडक्टर भी है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का, और इंटरेस्टिंग लाइट एब्जॉर्प्शन एबिलिटीज़ भी हैं। ये ट्रू मटेरियल है जिसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जिसे वर्ल्ड में यूज़ किया जा सकता है अलग अलग जगह पे।
अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इसके पॉसिबल एप्लीकेशंस क्या हैं। बैटरीज में यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर्स में आप देखेंगे, कंप्यूटर चिप में आपको मिलेगा, एनर्जी जनरेशन में मिलेगा, सुपर कैपेसिटर की तरह मिलेगा, देन डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, वाटर फिल्टर्स के लिए, एंटीनाज में लगा मिलेगा, टच स्क्रीन एलसीडीज ओएलईडीज जो आजकल मोबाइल में यूज़ करते हैं उसमें लगा होता है, सोलर सेल्स है, देन स्पिंट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इन सब में आपको ग्राफीन का काफ़ी ज़्यादा यूसेज मिलेगा। तो ये वंडर मटेरियल काफ़ी जगह यूज़ हो रहा है आज की सेमीकंडक्टर ओरिएंटेड लाइफ में। तो ऐसे में इसका क्वेश्चन जो है वो बनता है और आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सीरीज ऑफ चंद्रयान मिशंस। चंद्रयान मिशंस के बारे में आपको बताना है। दोनों चंद्रयान मिशन 1 और 2 जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। चंद्रयान 2 जो है वो इसरो का फर्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस जो है वो मून पे पहुंचा। चंद्रयान 3 जो है इसकी जॉब जो है वो कन्फाइन रहेगी लैंडर की तरह, और सबसे साथ ये देखेगा कि किस तरह से लैंडिंग जो है ऑर्बिट से की जा सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि लैंडर और अर्थ स्टेशन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होगा। आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता, आपको ये तो आइडिया होगा कि 2 जो है वो फेल हो गया था, सक्सेसफुल मिशन नहीं था। तो फर्स्ट रॉन्ग होने की वजह से आपका यहाँ पे आंसर क्लियरली कैटेगोरिकली निकल जाता है, एलिमिनेशन से निकल जाता है। याद अगर आपको इतना ही पता है कि सेकंड जो है वो अनसक्सेसफुल था तो मैटर जो है आपका सॉल्व हो गया। चंद्रयान 1 की बात करें, सक्सेसफुल था, लॉन्च किया गया 2008 में। ये स्पेसक्राफ्ट जो था मून को 100 किलोमीटर की हाइट पे ऑर्बिट करता रहा, लूनर सरफेस केमिकल के लिए, मिनरल्स के लिए, फोटो जियोलॉजी के लिए मैप करता रहा मून को। ये चंद्रयान 2 के बारे में हमने देखा कि वो ठीक से लैंड नहीं हो पाया, इनफैक्ट वो तो लॉस्ट हो गया था। 3 जो है वो उसी का फॉलोअप मिशन है। सब्सिक्वेंट फेलियर हुआ विक्रम लैंडर का चंद्रयान 2 पे, जिसपे कैपेसिटीज थी कि वो लैंडिंग अपनी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता था। ये ज़रूरत था इसकी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए, ठीक है। सो अल्टीमेटली अब चंद्रयान 1 जो है वो सक्सेसफुल है, 2 अनसक्सेसफुल है, और 2 का फॉलोअप जो है वो 3 के फॉर्म में हम देखेंगे। देन चलते हैं 615 पे। विद रिगार्ड टू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और सैटेलाइट्स इक्विप्ड विद रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम है तो फिर रिमोट सेंसिंग तो शायद बनता ही बनता है। रिसेंटली EOS-4 जो है GSLV Mk3 से लॉन्च की गई है। EOS-4 जो है उसका मिशन है 10 ईयर्स का, जिससे कि उसको हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करनी होगी ऑल वेदर कंडीशंस में, और एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद हो GSLV Mk3 जो है वो EOS-4 को नहीं ले गया, ये PSLV के थ्रू जाएगा, तो सेकंड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है। अगर आपको इतना भी पता है कि सेकंड रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेशन से फर्स्ट एंड 3 को करेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहला लॉन्च मिशन 2022 का है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटेलाइट EOS-4 को लॉन्च किया। 2 स्मॉल सैटेलाइट्स गई, इनको ऑर्बिट में डाला गया थ्रू PSLV C-52 रॉकेट। अब ये 54th फ्लाइट थी हमारी PSLV की, ठीक है, और 23rd मोस्ट पावरफुल एक्सेल वर्जन का 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर इंजन के थ्रू गया। अब ये सैटेलाइट जो हैं इसमें अर्थ की ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ रहेंगी। ये इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सिस्टम पे, और अल्टीमेटली इसका जो मिशन है वो 10 साल का रहेगा। ऑल वेदर कंडीशंस की इमेजेस भेजेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, प्लांटेशन हो, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी और फ्लड मैपिंग हो। तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं PSLV C-52 EOS-04, ठीक है, तो EOS-04 ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आप देखिए बहुत ज़्यादा आपको हाइट वेट की नहीं ज़रूरत है, आपको ये ज़रूरत है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये PSLV है क्योंकि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेगा, और साथ ही साथ ये अर्थ की रियल टाइम इमेजेस जो है वो देता रहेगा। हंसा न्यू जनरेशन NG, ये फर्स्ट इंडिजिनस क्या है? सबमरीन है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, देन उसके बाद एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम ना नाम से भी समझ सकते हैं। हंसा मीन्स हंस से आया होगा, ठीक है, टू फ्लाई। सो अल्टीमेटली ये ना सबमरीन हो सकता है, ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है, ना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हो सकता है। एयरक्राफ्ट ट्रेनर है पहला इंडिजिनस। एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट ट्रेनर जो हमने डेवलप किया है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने डिज़ाइन और डेवलप किया है, इंडिजिनसली अपना है, हमने खुद डेवलप किया है। 2 सीटर एयरक्राफ्ट है। ये हंसा का रिवैम्ड है जिसको 30 साल पहले लाया गया था, तो न्यू नेक्स्ट जनरेशन है, याद रखिएगा। अब ये एडवांस फ्लाइंग ट्रेनर है, इसे रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन के साथ लाया गया है, बबल कैनोपी है, ग्लास कॉकपिट है। तो अल्टीमेटली है क्या बेनिफिट, क्या होगा? देखो इससे लो कंजप्शन है फ्यूल का, काफ़ी लाइट है। ये जितने भी लोग कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, जो इस तरह के स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक तरह का
ईजी जो मतलब चीप मॉडल जो है वो प्रोवाइड करेगा, क्योंकि देखिए इसमें फ्यूल कंजप्शन कम होगा तो अल्टीमेटली कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के जो मनी की रिक्वायरमेंट है, लेटर से जो फ़ी वगैरह है वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इस तरह से हमारे पास एक इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है जिसे हम कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी एफिशिएंट है, एफिशिएंसी होगी तो अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। सबसे बड़ी बात है नई टेक्नोलॉजी अच्छी ट्रेनिंग होगी, साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्यूल कंजप्शन जब लो होगा तो फिर अफोर्डेबल भी वो ट्रेनिंग हो पाएगी। अब आगे बताना है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सॉलिड स्टेट बैटरीज। Unlike lithium ion, solid state batteries use a solid electrolyte to regulate flow of current. It doesn't have risk of explosion of or fire. There is no need to have components for safety. तो solid state battery की बात बतानी है, आपको बताना है which of the following is करेक्ट। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं होता एक्सप्लोजन का, फायर का, सेफ्टी कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों ही करेक्ट हैं। देखो क्या हुआ रिसेंटली, फॉक्सवैगन ने सॉलिड स्टेट बैटरीज को प्रोड्यूस किया है, क्वांटम स्केप 2025 तक वो इसको अब यूज़ में लाएगी। सॉलिड स्टेट बैटरी होती क्या, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है और देन लिथियम आयन बैटरी। ये याद रखने वाली बात है कि ये लिथियम आयन से बेटर आपको दिखेगी, हाई एनर्जी इसमें आपको मिलेगी क्योंकि करंट फ्लो हाई होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है इसमें रिस्क नहीं होता एक्सप्लोजन का, इसलिए आपको कोई सेफ्टी कंपोनेंट साथ में नहीं रखने पड़ते। और इससे क्या होगा कि आपका जो स्पेस है वो बैटरी यूज़ करने के बाद बाकी स्पेस खाली रहेगा। ये एनर्जी पर डेंसिटी यूनिट जो है ज़्यादा देती है तो इंक्रीज़ किया जा सकता है। स्मॉल बैटरीज आपको चाहिए होगी इसलिए, क्योंकि कम बैटरी से ज़्यादा पावर ली जा सकेगी और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए ये बैटरी आने वाले समय में यूरोप में इसकी टेस्टिंग चल रही है, आपको बहुत जल्द यूरोपियन व्हीकल्स में दिखेगी। नेक्स्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है विद रिगार्ड टू मिलीमीटर वेव बैंड। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है 50 गीगाहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ रहती है। ये शॉर्ट वेव लेंथ है, डेटा ट्रांसफ़र एफिशिएंट और सीमलेस बनाता है, ग्रेटर स्पीड है, लोअर लेटेंसीज है। देखिए अगर किसी को 50 गीगाहर्ट्ज़ और 100 गीगाहर्ट्ज़ पे आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी को आपको ट्रैवल कराना है तो ये तीन चीज़ें जो वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये हमेशा आप देखेंगे हाई वेवलेंथ, लार्जर वेवलेंथ होगी, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ए यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो क्योंकि या तो ये तीनों करेक्ट होंगे, क्योंकि जितना देखो शॉर्ट वेवलेंथ होगी, ये गीगाहर्ट्ज़ का जो बैंड है उतना कम आपको दिखेगा, पहली बात। दूसरी बात है जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी उतना डेटा ट्रांसफ़र एफिशिएंट होगा, सीमलेस होगा। अपने घर में अपने वाईफाई यूज़ किया, अगर आजकल आपके वाईफाई में 5G नेटवर्क आता है, वो 5G नेटवर्क जो वाईफाई वाला है वो वाईफाई के एकदम जितना नियरेस्ट आप बैठोगे उतना बेटर आपको सर्विस देगा, जितना दूर जाओगे उसके सिग्नल्स वीक हो जाएंगे। तो यही होता है, जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होती है उतना हमें टावर के पास रहना होता है, पॉइंट नंबर 1। और वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट और सीमलेस ट्रांसफ़र करता है डेटा का, स्पीड ज़्यादा होती है और लेटेंसी का मतलब होता है डिलेस। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र का डिले वो काफ़ी कम होता है। तो ये जो बैंड आपको दिखेगा ना, ये जस्ट इसके ऑपोजिट है। हायर वेवलेंथ होगी, एफिशिएंसी कम होगी, सीमलेस नहीं होगा, स्पीड कम होगी, लेटेंसी बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ पे गलत है। मिलीमीटर वेव बैंड का मैं आपको बैंड बता देता हूँ। 5G स्पेक्ट्रम के लिए इसको ऑप्शन किया जा रहा है, 24 से 100 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करती है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है सीमलेस रहती है और स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने कंसर्न्स बताई हैं कि गवर्नमेंट मिलीमीटर वेव बैंड को कैसे यूज़ कर रही है ना, तो इसको लेके कंसर्न है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। हम बहुत बार सुनते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। हमने एक वेबसाइट का नाम सुना है GIT हब जिट, तो ये भी एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये सब है क्या, देखिए ये बेसिकली अलाउ करते हैं एवरीवन कि वो कॉपी करे, रीडिस्ट्रीब्यूट करे और मॉडिफाई कर दे कोड को। लेटर से मैंने कोई कोडिंग करी, मैं चाहता हूँ वो सबको अवेलेबल हो। ठीक है, तो मैं उसको सेल नहीं करना चाहता, तो मैंने उसको ओपन सोर्स पे होस्ट कर दिया। तो वहाँ से आप उसे कॉपी कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो, उसे क्या मॉडिफाई कर सकते हो। ये ग्रेटर कम्युनिटी ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें यूज़र्स जो हैं वो चेंजेस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो उसमें चेंजेस जो होते हैं वो अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी GIT हब है, अभी काफ़ी न्यूज़ में थी इन दिनों, तो इसलिए इसके बारे में डिस्कशन किया। ये वर्ड्स की सबसे बड़ी ओपन सोर्स डेवलपर कम्युनिटी है। आप और मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम अपने कोड्स उस पर डाल देते हैं तो और लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने एम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखो नहीं किए जा सकते, हाँ उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको कम ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको सॉफ्टवेयर में बेसिक चेंजेस कर दें तो बेसिक चेंजेस नहीं होते सोर्स कोड में, ये बात याद रखने वाली बात है। ये ग्रेटर कम्युनिटी कोऑपरेशन की तरह होता है। जैसे कि आपने देखा आपका जो कोविन ऐप था, तो कोविन ऐप भी एक तरह से ओपन सोर्स गवर्नमेंट ने दे दिया और कंट्रीज उसको यूज़ कर रही हैं। उसका जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, जो बेसिस है, उसका बेसिक सोर्स कोड है, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ कंट्रीज उसको अपने अकॉर्डिंग डेटा का फीडिंग उसमें कर सकती हैं, उसमें मॉडिफिकेशन जो है उसके UI वगैरह में किया जा सकता है, बेस जो है उसका सेम रहेगा।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये इससे क्या होता है, इससे कम्युनिटी का ग्रेटर पर्सपेक्टिव में बेनिफिट होता है। ठीक है, सिनोनिमस आप इसे फ्री नहीं समझिए, ठीक है, लेकिन हाँ एक तरह से ये फ्री सर्विसेज आपको देता है। इसमें सबसे बड़ी बात है क्लोज सोर्स प्रोप्राइटरी होती है, आप इसमें बेसिक चेंजेस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, बेसिक चेंजेस नहीं कर सकते। देन चलते हैं कवच की तरफ। कवच न्यूज़ में था, है क्या कवच, अब तो सबको पता होगा। ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन सिस्टम है, इंडियन रेलवेज ने डेवलप किया। कवच से जो कॉस्ट है, इंपोर्ट कॉस्ट एंड सेविंग फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो कम होंगे। क्या वाकई में ऐसा होगा? देखिए दोनों ही करेक्ट हैं। ट्रेन कोलिजन एंटी कोलिजन सिस्टम है, ठीक है, दो ट्रेन जब आमने सामने आ जाएंगी तो वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग उसमें लग जाएगी। इंडिजिनियस है, सबसे बड़ी बात है। इसको ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम टीकैस के नाम से भी जाना जाता है। इसके ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं। अब देखो इससे सरकार को क्या बेसिकली फ़ायदा हो रहा है। इससे सरकार को फ़ायदा ये हो रहा है कि जो कॉस्ट है कवच की वो लगभग 30 लाख से 50 लाख किलोमीटर है, जबकि हम इसी के तरह जो इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, अभी जो इंडियन रेलवे जिस पूरे मैकेनिज्म को यूज़ कर रही है वो 2.5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर हमें पड़ता है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व्स तो आपके कम नहीं होंगे, तो आपको फॉरेक्स का प्रोटेक्शन भी मिलेगा, इंडिजिनस जॉब्स भी मिलेंगी, टेक्नोलॉजी को आप बेचेंगे तो आप फॉरेक्स अर्न भी करेंगे। लेट अस से हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री सॉरी, तो वर्ल्ड की ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको इस तरह के सॉफ्टवेयर्स की, इस तरह के मैकेनिज्म की, एंटी कोलिजन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ईस्टर्न नेशंस में, हम अफ्रीकन नेशंस में, हम बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में इसको सेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे अगले सेट ऑफ क्वेश्चन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।